जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये नॉर्मल रूटीन व्लॉग है फ्रेंड्स, और एक तरीके से कहना चाहिए कि क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और आज योगा वॉक कुछ भी नहीं किया है मैंने, सीधे बस उठे हैं और उठने के बाद अपने फ्रूट्स खाने के बाद पोछा लगाया है पूरे घर में। उसके बाद ये वाला कमरा मैंने आज पकड़ा है, ये मेरी बेटी का रूम है। और जो भी छोटी बेटी है वो सीयूईटी के एग्जाम जिस दिन उसका फाइनल हुआ था उसके नेक्स्ट डे ही चली गई थी जयपुर अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए। तो वो दोनों अब साथ ही आएंगे 2-3 दिन के आसपास। तो यहाँ पे उसका जो रूम है बहुत दिन के बाद मुझे मौका मिला है, मतलब पूरी तरीके से खाली करके क्लीन करने का। तो रेगुलर क्लीनिंग रूटीन है, मैं कोई अलग से कोई ऑर्गेनाइजर या किसी तरीके का क्लीनिंग सॉल्यूशन या कुछ ऐसा मतलब डस्टर वगैरह यूज नहीं करती। बस अपना कोई भी पुराना कपड़ा लेके और अपना शुरू हो जाती हूँ। तो क्लीनिंग का एक ही रूल है मेरा, ऊपर से नीचे की ओर क्लीनिंग। पहले जाले साफ किए हैं, उसके बाद फैन साफ करूंगी, क्योंकि डस्ट इतनी ज्यादा होती है कि जो पंखा होता है आप आज साफ करेंगे तो एक हफ्ते बाद भी उसमें हल्का हल्का आपको डस्ट दिखने लगेगा। और पंखे इतने ज्यादा यूज होते हैं गर्मियों में, पूरा टाइम पंखों का ही काम रहता है, तो इनमें गंदगी बहुत जल्दी लगती है। तो ये सब साफ करना है। और मुझे बहुत आंखों में चुभ रही थी ये चीजें, लेकिन जस्ट बिकॉज की बेटी रूम नहीं छोड़ रही थी तो मुझे नहीं करने का मौका मिल रहा था। तो उनके आने से पहले मैं बिल्कुल साफ करके रखूंगी कमरा, तो मेरा भी एक काम खत्म हो जाएगा और उनको भी साफ सुथरा अपना कमरा देखने को मिलेगा। क्योंकि कमरे की वाट लगा दी थी बच्चों ने, बिल्कुल किताबें ही किताबें, पेपर्स और बैग, मतलब कोई वो ही नहीं था। तो अब जो है ये जो पंखा साफ किया है तो उसके बाद आप देखिए कितना सारा गंदा नीचे गिरता है। और उसके बाद जो है जितने भी ऊपर चढ़ने के काम है मैं वो पहले करूंगी, मतलब ऊपर से जो गंदगी है वो नीचे गिरा दूंगी, उसके बाद नीचे वाला हिस्सा साफ किया जाएगा। तो ये अलमीरा है बेटी की, इसके ऊपर एक पुराना लैपटॉप, और लैपटॉप नहीं एक्चुअली डेस्कटॉप, और उसका कीबोर्ड और कुछ एक चीज़ें रखी हुई हैं। तो वो यहाँ पे मैंने, मुझे समझ नहीं आया कहाँ रखूँ, तो मैंने यहीं इसके ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है। तो वो सब साफ़ किया है एक एक निकाल के। वैसे मैंने इस अलमीरा के ऊपर एक न्यूज़पेपर बिछाया हुआ है, लेकिन न्यूज़पेपर को हटाना और उसके बाद दोबारा बिछाना पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे बार बार उतरना चढ़ना पड़ता, क्योंकि मेरी हेल्प के लिए कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था। क्योंकि ये डेस्कटॉप हटाना, फिर उसका जो CPU है, कीबोर्ड है, ये सब हटा के फिर मुझे नीचे पकड़ाने के लिए कोई नहीं था। तो मैंने बस ऐसे ही डस्टिंग कर दी है यहाँ पे। तो ये अलमारी भी साफ हो गई, इसके ऊपर वाला हिस्सा साफ हो गया। और उसके बाद जो है वहाँ पे मैंने अपना जो है वो भी लगाया हुआ था, लॉन्ड्री भी लगाई हुई थी। तो लॉन्ड्री में कपड़े धुल रहे हैं तो बीच बीच में मुझे उठ के उसको भी करना है। 2 लोड कपड़ों का लगा था आज, तो अभी मैं लोड चेंज करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो जो लॉबी वाला एरिया है वो मैंने लास्ट डे साफ कर लिया था, और मैंने लास्ट डे व्लॉग नहीं बनाया था तो मैंने शेयर भी नहीं किया। तो वहाँ जो चीज़ें बिछी हुई थी वो सब दूसरे लोड में मैंने लगाई हैं। तो इसको लगाने के बाद दूसरा लोड मैं फिर वापस कमरे में जाऊंगी और वहाँ पे क्लीनिंग कंटिन्यू करूंगी। तो एक सब्सक्राइबर दोस्त है मेरी, उनके चैनल का नाम स्टडी विद माही परी व्लॉग्स है, और उनका मैं एग्जैक्टली नाम क्या है नहीं मालूम, लेकिन उनका एक प्रश्न था कि वो ये पूछ रही थी कि उनकी बेटियां हैं, एक 6 और एक 8 साल की, तो उन्हें कैसे पढ़ाएं या कैसे उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाए। तो ये चीज़ भी एक मैं बताऊं आपको प्रैक्टिस से आती है। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने अपने जो दोनों बेटियां हैं उनका कभी भी ट्यूशन नहीं लगाया। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि घर के काम, और जिस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, और जॉइंट फैमिली की सबसे छोटी बहू होने के नाते आप समझ सकते हैं कि वर्कलोड और मतलब कहना चाहिए प्रेशर कितना ज़्यादा होता है। तो उस वक्त मैं चाहती तो ट्यूशन लगा सकती थी, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई या मेरी एजुकेशन का क्या फ़ायदा अगर मैं अपने बच्चों को बाहर से ट्यूटर ला के दूँ कि वो मेरे बच्चों को पढ़ाए। मैं मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मैं मेरे बच्चों को कितना चाहिए, मुझसे ज़्यादा कोई और अच्छे तरीके से नहीं जानता। यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि जैसा आजकल बच्चों की सारी स्टडीज़ हैं, जो भी कोर्स है, सिलेबस है, सब कुछ थ्रू आउट इंग्लिश में होता है। तो हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम से कई लोग नहीं होंगे तो उनको बच्चों की स्टडीज़ टफ लगती है, और बहुत जायज़ है, बहुत उसमें कोई बहुत ये शर्म की बात नहीं है। जैसे मैं खुद यूपी बोर्ड की पढ़ी हुई हूँ और मेरे बच्चे CBSE में हैं, इंग्लिश मीडियम में हैं। तो मुझे उनको पढ़ाते समय एक प्रॉब्लम ये आती थी, बस इंग्लिश वाला हिसाब किताब रहता था। जो मैथ्स में जो हमारे टर्म्स हिंदी में थे वो उनके इंग्लिश में थे। तो यहाँ पे आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकती हैं, चाहे आप, अब तो खैर नेट का ज़माना है, आप सोशल उसमें मतलब ये अपना इंटरनेट में चीज़ें ढूंढ के उनको पढ़ा सकती हैं। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि अगर आप इस काबिल हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, चाहे जब तक आप 7th 8th तक भी पढ़ा पाएँ, बहुत बड़ी बात है, तो खुद पढ़ाइए। ट्यूटर मत लगाइए, ट्यूशन मत लगाइए, क्योंकि आप अपने बच्चों पे कमांड तभी रख पाती हैं जब आप उन्हें खुद पढ़ाती हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जब आपका बच्चा आपसे पढ़ता है तो वो देखता है बचपन से ही, जब से वो मतलब आपसे पढ़ रहा है, तो वो ये नोटिस करता है कि हाँ, मेरी मम्मी एक लर्नेड पर्सन है और मैं
अपनी मम्मी को कुछ भी बोल के उनको मतलब फूल नहीं बना सकता, क्योंकि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो अच्छी चीज़ों के साथ वो बहुत गलत चीज़ें भी सीखते हैं स्कूल में। आप अपने घर में भले ही कितने अच्छे संस्कार दीजिए, कितना ही अच्छा आप अपने आप को एग्जाम्पल पेश करके रखिए, लेकिन वो बाहर की दुनिया में कदम रख रहा है तो झूठ बोलना भी सीखेगा, तरह तरह की चीज़ें सीखेगा उठपटांग। तो वो जब झूठ बोलना सीखता है ना, तो सबसे पहले बच्चे झूठ बोल के अपनी माँ को ही फूल बनाते हैं। तो जब उसे पता रहेगा कि नहीं, मेरी माँ एक लर्नेड वूमन है और वो मुझे बचपन से पढ़ाती आ रही है, तो इट्स नॉट ईजी टू बी फूल हर। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके ट्यूशन मत लगाइए बच्चों का। जैसे मैं अब अपने बच्चों को 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाने में काबिल थी। जब वो 9th मतलब हायर स्टैंडर्ड में चले गए तो उसके बाद उनका जो ये मैथ्स वाला हिसाब किताब है वो मुझे समझ में नहीं आता था। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि आप लोग ट्यूशन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। दोनों बच्चों को, दोनों बेटियों को मैंने बोला था, लेकिन क्योंकि उनका जो बेस था वो इतना मजबूत कर दिया था मैंने अपने आप से पढ़ा के, अपने आप से सैम्पल पेपर बनाना, क्वेश्चन पेपर बनाना, उनको एक उनकी प्रैक्टिस में इस तरीके से करवाती थी कि जैसा एग्जामिनेशन पेपर आता है एग्जाम में, एग्जैक्टली सेम वैसे ही मॉडल का वैसा ही सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर मैं बनाती थी घर पे, और उसमें बिल्कुल सेम तरीके से कितने घंटे में ये प्रश्न मतलब ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, वो घंटे, टाइम, नाम, सब कुछ बिल्कुल उसी की तरह सैंपल बना के रख देती थी उन्हें। और उनकी सारी मतलब उनको एक अलग कमरे में बिठा के उनकी बुक्स वगैरह वहाँ से हटा देती थी जिससे वो चीटिंग ना करे। मतलब एक माहौल तैयार करती थी डेली बेसिस पे कि आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जैक्टली जैसा उनको एग्जाम देते समय फील आता है सेम वैसा ही फील मैं उनको करवाती थी। तो इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें एग्जैक्टली पता चल गया कि एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, और एक जो वो होता है ना फिक्स्ड, एक विद इन टाइम रेंज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और उसी टाइम रेंज के अंदर हमें उसको रीचेक करके देखना है कि हमारी कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, और अगर मिस्टेक है तो उसे फिर से सही करना है। ये एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर उन्हें करना आ जाता है। तो वो जो टाइम वाला प्रेशर होता है उसे हैंडल करना सीख जाते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बीइंग मदर हम ही लोग समझ सकते हैं। और होता क्या है कि हम ट्यूशन भेजते हैं, ट्यूशन से जब बच्चा आता भी है ना तो भी हमारे दिमाग में एक डाउट रहता है कि कैसा पढ़ाया होगा सर ने, क्या होगा, कितना किया होगा। आप बैग खोल के चेक भी करेंगे ना, लेकिन क्योंकि आपने उन्हें खुद नहीं पढ़ाया तो आप जो एक अपडेट होता है, जो आपकी अपनी स्किल्स या अपनी जो आपकी एजुकेशन है, जो आपने पढ़ा है, उस पर धार नहीं लग पाई, क्योंकि आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है बहुत टाइम पहले, और आप बच्चों को पढ़ा के जिस चीज़ को, जिस स्किल को धार लगा सकती थी वो भी आपने नहीं किया। तो आप उनको पकड़ ही नहीं पाएंगे, आप उनका सिलेबस समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप ट्यूशन से बच्चा आता है भी, आप उसका बैग खोल के चेक करती भी ना, तो आपको आधी चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी कि एग्जैक्टली बच्चा कर क्या रहा है, कितना पढ़ रहा है, और जो पढ़ रहा है वो सही है भी कि नहीं। तो यहाँ पे ना एक तो ये, अगर ये हो सकता है, अगर पॉसिबल है, अगर आप इतना पढ़ी लिखी हैं कि ट्यूशन ना लगाएं तो बहुत ही बेहतरीन बात है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अगर हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है, कई बार लेडीज़ उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वहाँ पे तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो एक तो ये चीज़ है जो मैं बोलूँगी आपको कि ट्यूशन मत लगाइए बच्चों का किसी भी कीमत पे। जब आपको लगे कि आप बात आपके हाथ से कंट्रोल से बाहर हो गई है, या अब आप नहीं पढ़ा पाएंगे, आपके स्टैंडर्ड से, आपके लेवल से बात ऊपर चली गई है, तो आप बेशक लगा दीजिए उनकी कोचिंग। लेकिन तब आप नोटिस करेंगे कि बच्चे खुद ही नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। तो मेरी दोनों बेटियों ने ना 10th में और ना ही 12th में किसी तरीके की कोई भी कोचिंग नहीं ली है। उन्होंने बिना कोचिंग के सारा कुछ किया है, क्योंकि उन्हें सिंसियरिटी बचपन से आ गई थी। उन्हें पता था कि कैसे, मतलब आप सिर्फ पढ़ाती नहीं है, आप पढ़ाने के साथ बहुत सारी वैल्यूज़ भी सिखाती हैं। तो उन्हें पता रहता है कि एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, समय की क्या इंपॉर्टेंस है, और घर से बाहर निकलने के बाद क्या स्ट्रगल है, किस तरीके से चीज़ें फेस करनी है। तो वो टाइम बर्बाद करना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं बच्चे। जब बच्चे ढंग से पढ़ लिख जाते हैं तो उन्हें टेंशन खुद ही रहती है, उन्हें स्ट्रेस खुद ही रहता है कि नहीं, हमें पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छा कॉलेज लेना है और अच्छा फ्यूचर बनाना है। तो जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो यूट्यूब से ही, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हीं से इन्होंने पढ़ा है। तो अब तो खैर मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकती, उनका लेवल बहुत हाई हो गया मुझसे, लेकिन बचपन में जब तक मेरे कंट्रोल में था, मेरे कमांड में था, मैंने उनका ट्यूशन नहीं लगाया। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है आपको, और एक बच्चे की नज़र में भी आपकी रेस्पेक्ट बढ़ती है कि हाँ, मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया है। वो गलत काम करने से पहले डरते भी हैं और आपकी वैल्यू भी करते हैं। तो ये तो एक छोटा सा समाधान था जो मैंने दिया। ये तो हेल्प करेगा बच्चों को मतलब कहना चाहिए एकेडमिकली स्किलफुल बनाने में। लेकिन बात रही डिसिप्लिन सिखाने की, तो बच्चे जो देखते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं बजाय कि सिखाने के। आप कैसे रहती हैं घर में, आप खुद कितने डिसिप्लिन में रहते हैं, आपका रूटीन क्या है, आप कैसे अपना पूरा दिन बिताती हैं, ये बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप बच्चों के सामने पूरा टाइम मोबाइल चलाती हैं, या रील्स देखते हैं, या शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो बच्चा, आप नहीं उम्मीद कर सकते बच्चे से कि वो अपनी टाइम की वैल्यू करना सीखे।
तो यहाँ पे अगर आपने अपना खुद का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है तो बच्चा आपको देख के खुद ही डिसिप्लिन भी सीखेगा, खुद ही उसके अंदर संस्कार भी आ जाते हैं। तो और बेटियां तो खास तौर से माँ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो अगर एक तो बहुत बड़ा दुश्मन तो ये मोबाइल हो गया है बच्चों का। जैसे इस वक्त के बच्चे जो हैं, मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे को मोबाइल के बिना खाना भी नहीं खाते हैं। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। ये सब कहने की बातें हैं, मुझे लगता है कि बच्चों को प्यार से हैंडल करो या बच्चों को डांटो मत। देखिए, जहाँ पे डांटने से काम बनता है ना, वहाँ पे सिर्फ डांट से ही काम बनेगा। लगता है आपको बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा समय मोबाइल में बिता रहे हैं, तो आप उन्हें डांटिए, उन्हें समझाइए प्यार से, और जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो उन्हें डांटिए भी। क्योंकि मोबाइल बहुत बड़ी एक कहना चाहिए महामारी की तरह इसका जो वो फैल रहा है मोह बच्चों में। तो मोबाइल खुद भी ना देखें, कम देखें, मतलब कहना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं बोल दूं कि मोबाइल रखें ही ना, क्योंकि इसके बिना तो अब काम ही नहीं चल सकता। लेकिन एक फिक्स टाइम के लिए अगर बच्चे भी खेल रहे हैं तो बच्चों का भी एक टाइम बांध दीजिए कि इतने घंटा है, आधा घंटा आपके पास है, इस आधे घंटे को आप उसमें गेम खेल लो या जो भी कर लो। उसमें जो अलग तरह के क्रोम है या ये अपना क्या कहते हैं गूगल है, फेसबुक है, इस तरीके की जो एप्लीकेशन है उनमें ऐप लॉक लगाइए। सिर्फ गेम्स वाली जो एप्लीकेशन है उन्हें खुला रहने दीजिए। बच्चे को पता रहना चाहिए कि ये टाइम मेरा खेलने का है, तो वो उस टाइम पे मोबाइल ले ले बेशक, और उतने ही टाइम लिमिट में खेल के आपको मोबाइल वापस कर दे। उसे ये चीज़ पता रहनी चाहिए। तो मोबाइल से दूरी बनाए रखें बच्चों की, बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जितने भी गैजेट्स हैं, ये तो बच्चे जब सक्सेसफुल हो जाएंगे उसके बाद उनको उनसे इन सब चीज़ों से हम नहीं बच सकते। ये तो मतलब हमारी लाइफ स्टाइल बन गया, हमारी लाइफ का ज़रूरी पार्ट बन गया है। लेकिन अगर यही चीज़ जब आपकी बच्चे की लाइफ में पॉजिटिविटी या कोई अच्छी वैल्यू ऐड नहीं करती, तो ये अब आपके बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी दुश्मन भी साबित होती है। तो ये हमारे टोटली हम लोगों के ही हाथ में, हम मदर्स के हाथ में, कि हम अपने बच्चे को कैसे मोबाइल से दूर रखें। ये हमें खुद देखना है, हमें खुद सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। हम बाद में किसी पे भी अगर ब्लेम करें या हम किसी को बोलें कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है या इस तरीके की बातें, तो कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। भाई आपका बच्चा है, आप क्यों नहीं आपकी सुनता है, और अगर आपकी नहीं सुनता है तो फिर वो किसकी सुनेगा। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और मैं बताऊं, जितना ध्यान हम रख सकते हैं, हम मदर्स रख सकते हैं, घर का कोई दूसरा फैमिली मेम्बर नहीं रख सकता है। तो ये हमें करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे व्लॉग पे। ये वाला पूरा एरिया मैंने कल ही साफ़ कर दिया था, कल मैंने ब्लॉग नहीं किया था। तो ये सारे जितने चेंज करने वाले होते हैं वो आज धुल गए हैं। और ये वाला जितना भी है मैंने बदल दिया है। इसको इसलिए छोड़ दिया है कवर को, क्योंकि जब पिछले वाले धुल के आएंगे तब मैं इसी बॉक्स में रखूँगी और फिर इसके बाद कवर कर दूँगी इसको। तो अभी 1-1.5 घंटे में आजकल सूख जा रहा है। और ये वाला एरिया भी मैंने कल साफ़ कर दिया था, पूरा ऊपर नीचे सब कुछ, जाले हटाने से लेके पंखा साफ़ करना। और इधर भी मैंने पूरे एरिया में डस्टिंग कर दी थी। ये पूरा डोर हो गया, इन्वर्टर वाला एरिया, ये सारी खिड़कियाँ। और तो ये खिड़की खोल के साफ़ कर ली थी कल ही, इसीलिए आज बेटी का कमरा साफ़ करने में उतना समय नहीं लगा। अब ये ड्राइंग रूम की बारी है, देखते हैं कब इसकी बारी आएगी। वैसे इसकी मैंने डीप क्लीनिंग अभी कुछ दिन पहले करी थी, लेकिन ये विंडोज़ खोल के मैंने साफ़ नहीं करी थी। तो ये एरिया भी मैंने कल पूरा साफ़, पूरी सब चीज़ों की डस्टिंग कर रखी है। और देखिए इतने सारे झाड़ नहीं, देखिए। और मैंने मशीन का जो पानी होता है वो ड्रेन कर दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे नहाते समय इनको वॉश करना पड़ेगा। नहीं तो जो मशीन में लास्ट में पानी बचता है मैं उसमें घुमा देती हूँ इनको। तो रूम साफ़ होते होते ही जो लॉन्ड्री है इसका भी काम ऑलमोस्ट निपट ही गया था। बस ये फाइनल लोड है जो मैं निकाल रही हूँ। तो उसके बाद ही मैंने बाल्टी रख दी थी बाहर और मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो बाथरूम में मैंने एक अपना सूट है वो स्माइल डिटर्जेंट में भिगो के रखा है। इसके अलावा मेरे हस्बैंड का जो टिफ़िन बैग है वो धुलना है मैंने, और ये जो जितने भी डस्टर्स क्लीनिंग में लगे हुए थे वो धुलने थे। तो वो सब कुछ धोया मैंने, और फिर उसके बाद नहाया, और नहाने के बाद ये जितने भी कपड़े थे इनको मैं छत पे फैला के आई हूँ। और उसके बाद अपना रोज़ वाला रूटीन है। तो ये घी जो है ये लास्ट नाइट मैंने बना के रखा था, तो ये खाली करना था, ये इसको खाली किया। और उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे कि मैंने जो आज ब्रेकफास्ट है और लंच, वो दोनों में से कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा लास्ट नाइट बहुत हैवी डिनर हो गया था, बाहर था। तो हमारे कोई जान पहचान के हैं, हमारे कोई बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी बेटी का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, प्लस उनका जो बेटा है वो भी मतलब बहुत अच्छी जगह उसकी जॉब लग गई। तो दो दो डबल डबल खुशी हुई है उन्हें। तो इसलिए उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। पार्टी क्या, मतलब एक छोटा सा डिनर ही था घर पे, तो वहाँ खाया था।
और अभी जो दिन में है, दिन में भी हमें फिर कहीं निकलना है, तो 2 टाइम जो है मील हैवी हो जाएगा, इसलिए हमने ब्रेकफास्ट दोनों हस्बैंड वाइफ ने स्किप किया है। तो बस फ्रूट्स कट कर रही हूँ और यही हम लोग अभी खाएंगे। और मतलब ये खरबूज हो गया और ये मैंगो हो गया, बस इनको ही खा के अपना अभी पेट पूजा करेंगे। और फिर दिन में फिर से बाहर खाना है, तो फिर मुझे लंच भी नहीं बनाना था। तो आज कहना चाहिए कुकिंग का जो काम है बहुत हल्का हो गया था, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं था कुकिंग में। और इसीलिए जो है मैंने मॉर्निंग में क्लीनिंग वाला रूटीन अपना जो है वो पकड़ा। और वॉक की छुट्टी मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो मेरे साथ वॉक पे जाती है उनका मॉर्निंग में ही मैसेज आ गया था कि वो नहीं आज जा पाएंगी। तो फिर इसीलिए मैंने जो ये रूम की क्लीनिंग है इस काम को पकड़ लिया। और अगर मैं नहीं, उनका कॉल नहीं भी आता ना, तो भी मैंने आज कमरा साफ़ करना ही था, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों की छुट्टी थी। तो फिर मैं तब नहीं करती, तो बाद में वॉक से आके करती, लेकिन करती। तो ये जो है, इसके बाद फ्रेंड्स ना मैंने पूरे दिन की व्लॉगिंग नहीं की है शूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता है, क्योंकि क्लीनिंग वाला रूटीन बहुत लंबा हो गया है। तो बस यहीं तक मैं आपको बताऊंगी। बस फ्रूट्स हमने खा लिए थे, उसके बाद हस्बैंड कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, तो वो सब कुछ मैंने वॉश करके धो के फ्रिज में रखा है। ये घी खाली किया, और उसके बाद जो लॉन्ड्री वाले कपड़े थे वो सूख गए थे, तो वो सब ला के मैंने तहा के रखे हैं। उसके बाद फिर मैं तैयार हुई, और फिर मैं तैयार होने के बाद चली गई थी दुकान पे। और दुकान से ही फिर हम लोग घर वापस लौट के नहीं आएंगे, वहीं से हम लोग निकल जाएंगे जहाँ हमें जाना है लंच करने के लिए। तो उसके बाद जो है फिर हमको आते आते काफ़ी लेट हो गया, हम 4 बजे शाम को घर पहुँचे हैं। तो ये जो लॉन्ड्री लगी थी ना, ये सारा कुछ मैं अभी यहीं पर धो के, मतलब इसको भी फोल्ड करके जगह पे रख दूंगी, क्योंकि फिर ये है कि अभी दुकान चली जाऊंगी, उसके बाद घर कब आना है कुछ पता तो था नहीं इस वक्त तक। तो यहाँ पे छोड़ूंगी तो फिर ये शाम तक फैला ही रहेगा, तो इसीलिए फटाफट से मैं इनको फोल्ड करके जगह पे रख दे रही हूँ, जो कपड़े जहाँ के हैं। और ये जो कवर बिछाना है इसको भी मैं बिछा लूँगी अभी। तो ये जितने भी कवर धुल के आए हुए हैं, धो के रखे हुए हैं मैंने फोल्ड करके, पहले इनको इस बॉक्स के अंदर डाला, उसके बाद ये जो कवर ऊपर से है ये फैला दिया। तो ये जो डीप क्लीनिंग वाला रूटीन है ना, ये इस लॉबी का, हमारे घर की जो आउटडोर है उस साइड का, और मेरी बेटी का रूम, ये 3 चीज़ें मैंने बिल्कुल डीप क्लीन कर ली हैं कल और आज में। और अभी मेरे को ड्राइंग रूम भी कुछ एक दिन में साफ़ करना है, तो उसकी डीप क्लीनिंग भी शेयर करूँगी जिस दिन करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।